नमस्कार दोस्तों, 14 फरवरी साल 2019 सीआरपीएफ का एक बड़ा कॉन्वॉय जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होता है। इस कॉन्वॉय में 78 बस जिनमें लगभग 2500 से ज्यादा सोल्जर मौजूद थे। इस सफर के दौरान एक सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोटक से भरी कार को काफिले की बस से टक्कर मार दी और धमाका इतना भयंकर था जिसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। यह इतना भयंकर और इतना बड़ा ब्लास्ट था कि 400 मीटर दूर तक टुकड़े टुकड़े फैल गए। जिस भी सोल्जर ने उस रात मोबाइल का यूज किया, गोली सिर्फ उसी पर चली क्योंकि स्नाइपर लाइट देखकर गोली मार रहा था। पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट के पूरे एरिया के नीचे सुरंग बना रखी थी, लेकिन हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब सत्यपाल मलिक ने वहां पर बात फंसा दी कि नहीं, मैंने तो कहा था वहां से एयरलिफ्ट कराओ। पुलिस को मैसेज भेजकर कह रहा है, हाय जानू, पाकिस्तान के 2 अकाउंट को यूज करके 10 लाख रुपए वहीं पर ट्रांसफर कर दिए। ये लोग जितने भी बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे, सबके सब 20 किलो से ज्यादा आरडीएक्स अपनी पीठ पर लेकर आ रहे थे। आदिल वाली वीडियो में तो आदिल सिर्फ मुंह चला रहा था, बाद में पता चला कि पीछे से वॉइस ओवर कोई और कर रहा था। मोबाइल के अंदर जब इंसा और उमर की इंटीमेट फोटो दिखाई गई तो साकिर शॉक्ड हो गया और सारी बातें उगल दी। सैनिक अपने घर की जमीन के लिए नहीं, बॉर्डर पर बंदूक लेकर खड़ा होता है। और पीएम मोदी ने सीना ठोककर ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। इसके बाद हमें बालाकोट स्ट्राइक देखने को मिलती है। आइए दोस्तों, समझते हैं आज की इस वीडियो में इस घटनाक्रम को गहराई से। दरअसल होता क्या है दोस्तों, 31 दिसंबर 1999 को कंधार हाईजैक वाली घटना की वजह से भारत को मसूद अजहर को अफगानिस्तान के अंदर छोड़ना पड़ा था। अब मसूद अजहर को अफगानिस्तान में छोड़ तो दिया गया था, लेकिन छोड़ने के 2 महीने बाद यानी मार्च 2000 में मसूद अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में पहुंचता है और यहां पहुंचने पर पाकिस्तान की ISI इसका जबरदस्त वेलकम करती है। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई। इस रैली के दौरान मसूद अजहर ऑफिशियली रूप से जैश-ए-मोहम्मद को लॉन्च करता है, जो एक आतंकवादी संगठन है, और कहा गया कि जैश-ए-मोहम्मद के मेंबर ही कश्मीर को भारत से अलग करने का काम करेंगे। जैश-ए-मोहम्मद को लॉन्च होने के बाद अगले 5 सालों में ये संगठन कश्मीर में भर्ती वगैरह करता है, उनको ISI से ट्रेनिंग वगैरह करवाता है और उसके बाद कई आतंकी हमलों को अंजाम देता है। इन 5 सालों के दौरान पार्लियामेंट अटैक जैसी कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। आने वाले सालों में जैश-ए-मोहम्मद कश्मीर में अपने प्लान और काम करने के तरीकों को समय समय पर चेंज करता रहता था। हालांकि उनका मेन पर्पस एक ही रहता था, यंग कश्मीरियों को हायर करना, उनको ट्रेनिंग करवाना ताकि भारत पर अटैक करवाया जाए, क्योंकि ऐसा करके ये मैसेज देना चाहते थे कि कश्मीरी भारत के खिलाफ खड़े हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आने वाले सालों में जैश-ए-मोहम्मद कश्मीर में अपनी काफी पकड़ मजबूत कर लेता है, लेकिन साल 2015 में एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है। इससे पहले कश्मीर में जो भी कमांडर बनते थे वो सब लो प्रोफाइल रहते थे और छुपकर काम करते थे, लेकिन इस टाइम पर बुरहान वानी एक अलग ही तरीका अपनाता है। वो एक पहला ऐसा मिलिटेंट ग्रुप था जिसने छुपने की बजाय सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया और ये खुलेआम पोस्ट करके भारतीय सेना को ओपन चैलेंज करता था। हमला करने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता था और इसी वजह से बहुत ही कम टाइम में कश्मीर में काफी फेमस होने लग गया था। इस टाइम पर इसने यंग कश्मीरियों को मिलिटेंसी की तरफ बहुत तेजी से धकेला था। जैश-ए-मोहम्मद को बुरहान वानी का ये तरीका बहुत सूट कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि जैश-ए-मोहम्मद इसका कुछ फायदा उठा पाता, लेकिन उससे पहले ही 8 जुलाई 2016 को भारतीय सेना ने बुरहान वानी को मार गिराया। इस घटना की वजह से कश्मीर में माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था और ये वही टाइम था जब मसूद अजहर ने डिसाइड किया कि कश्मीर में अटैक करने का ये सबसे सही मौका है। मसूद अजहर तो पाकिस्तान में बैठा हुआ था, उसके 5 सबसे भरोसेमंद साथी थे, उमर फारूक, उस्मान हैदर, तला मसूद, इस्माइल अलवी जिसे लंबू भाई भी कहते थे, और अब्दुल राशिद गाजी। इन 5 में से तला मसूद और उमर फारूक उसी के भतीजे थे जो मसूद अजहर की फैमिली मेंबर ही थे। लेकिन अब बुरहान वानी की मौत होने के बाद मसूद अजहर साल 2017 में तला मसूद को पाकिस्तान से कश्मीर भेजता है और तला को कश्मीर के साउथ डिवीजन का कमांडर बना दिया जाता है और साथ ही उसे जिम्मेवारी दी जाती है कि इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा यंग कश्मीरियों को जैश-ए-मोहम्मद में शामिल करे और साथ ही उसे OGW का मतलब होता है ओवर ग्राउंड वर्कर, यानी कि नेटवर्क बढ़ाने का काम दिया गया। जैश-ए-मोहम्मद कश्मीर में एक लोकल लोगों का नेटवर्क तैयार करता है जिसे OGW कहते हैं।
इस नेटवर्क में आमतौर पर उन कश्मीरियों को शामिल करते थे जो सीधे तौर पर इंडियन फोर्सेस के खिलाफ हथियार नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन वो बाकी आतंकियों को शेल्टर देना, इंडियन फोर्सेस की लोकेशन और छोटे छोटे इंटेल मुहैया कराना, लॉजिस्टिक संभालना और सेफ हाउस अरेंज कराने जैसा काम करते थे। ये सब OGW के जरिए किया जाता था। जैसे मोहम्मद इस नेटवर्क को मजबूत और बढ़ाना चाहता था और इस काम में ये नेटवर्क इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। जब जब OGW का नेटवर्क मजबूत होता था, उनके लिए अटैक करना उतना ही आसान होता था। जैसे मोहम्मद की मेन प्राथमिकता होती थी कि OGW में लोकल ड्राइवर, लोकल मार्केट में दुकान चलाने वाले जैसे लोगों को हायर किया जाता था। ऐसे लोगों से OGW में काम करवाना बहुत आसान होता था क्योंकि उन पर शक बहुत कम होता था। और अब इसी साल सेम टाइम पर साल 2017 में आदिल डार की एंट्री होती है। इस नाम को याद रखना, जो इस पूरे पुलवामा अटैक की मेन जड़ है। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापुरा इलाके में एक गाँव है जहाँ से ये कहानी शुरू होती है। गुंडीबाग में एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पर आदिल डार 12th क्लास में पढ़ता था। उस टाइम पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये 12th क्लास में पढ़ने वाला लड़का आगे चलकर इतना बड़ा हमला करने वाला है। It's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed, and we want to see it stopped. We're very much involved in that, yes, if that's what you're referring to. No, I stopped paying Pakistan the $1.3 billion that we were paying them. In the meantime, we may set up some meetings with Pakistan. Pakistan was taking very strong advantage of the United States under other presidents, and we were paying Pakistan $1.3 billion a year. I ended that payment to Pakistan because they weren't helping us in a way that they should have. And honestly, we've developed a much better relationship with Pakistan over the last short period. पुलवामा के लेथपोड़ा में उसने 14 फरवरी को अपनी कार रैंप की, जो वैलेंटाइन डे के रूप में जाना जाता है। लेकिन कई सैनिकों के लिए ये दिन उनके परिवार और प्यार को खोने का दिन बन गया। इसी स्कूल में आदिल के साथ उसके 2 दोस्त भी पढ़ते थे, तौसीफ और वसीम। तौसीफ पूरी तरह से ब्रेन वॉश था। उसका बड़ा भाई जिसने हाल ही में मिलिटेंसी ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इंडियन फोर्सेस के द्वारा मारा जाता है। तौसीफ ने आदिब और वसीम को प्रभावित करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, उनको ये विश्वास दिलाने में कि देखो इंडियन आर्मी कितना गलत कर रही है। और ये तीनों इसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अब होता क्या है, एक दिन आदिल स्कूल से लौट रहा था जब गलती से स्टोन पेल्डिंग के केस में इंडियन फोर्सेस उसे अरेस्ट कर लेती हैं। कुछ दिन उसे हिरासत में रखने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। आदिल को उठाने के पीछे कई और भी कारण थे। जब बुरहान वानी मारा गया था तो आदिल और उसके दोस्त रोजाना प्रोटेस्ट में शामिल होते थे और काकापुरा से लेथपोड़ा तक पत्थरबाजी करते थे। और इन्हीं एक्टिविटी के चलते उसे कई बार स्टोन पेल्डिंग के केस में पकड़ा गया था। उसको जेल में भी रखा गया था और कुछ टाइम बाद उसे छोड़ दिया गया था। एक बार तो आदिल के पैर में गोली भी मार दी गई थी और इस चोट के कारण उसे कई महीनों तक बेड रेस्ट करना पड़ा था और हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। इस घटना की वजह से उसकी स्कूल भी छूट गई थी। कुछ महीनों के बाद आदिल ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक होने के बाद वो 2 बड़े डिसीजन लेता है। पहला, वो स्कूल पूरी तरह से छोड़ देता है। दूसरा, वो अंसार गजवात उल हिंद के संपर्क में आ जाता है और उसे ज्वाइन कर लेता है। ये संगठन भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करता था। साथ ही घर चलाने के लिए आदिल ने काम करना भी शुरू कर दिया था। उसके पड़ोसी की एक वुड कटिंग की मिल थी जहाँ पर लकड़ी के बॉक्स बनाए जाते थे। आदिल ने वही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अंसार गजवात उल हिंद के संपर्क में आने के बाद उसका पूरा माइंड वॉश हो चुका था। उस टाइम तक आदिल वुड मिल में काम करता है, लेकिन एक दिन जब वो काम कर रहा था तभी वहाँ का इलेक्ट्रीशियन मुदासिर खान उससे बातचीत करता है। और मुदासिर खान, जो असल में जैश ए मोहम्मद का OGW ग्रुप मेंबर था, आदिल को प्रभावित करता है और उसे जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करने के लिए तैयार करता है। उस समय अंसार गजवात उल हिंद में हथियारों और रिसोर्सेज की कमी थी। इस कारण आदिल जैश ए मोहम्मद ज्वाइन कर लेता है। जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करते ही सेम डे मुदासिर ने जैश ए मोहम्मद के कमांडर को आदिल के बारे में बताता है। उसने कहा आदिल हमारे मिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मुदासिर ने बताया कि आदिल जुनून और गुस्से से भरा हुआ है जो हमारे मिशन में बहुत काम आ सकता है। सेम टाइम पर इधर ये सारी घटनाएं चल रही थी और इसके कुछ दिन बाद 6 नवंबर 2017 को इंडियन फोर्सेस ने तला का एनकाउंटर कर दिया। तला, जिसे मसूद अजहर ने कमांडर बनाकर भेजा था, जो असल में मसूद का भतीजा था। इस घटना के कारण मसूद अजहर को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी और इस घटना के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान में एक रैली निकालता है जिसमें सबके सामने कहा था कि वो इंडियन फोर्सेस से बदला लेकर दिखाएगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। तला के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए मसूद ने अपने 4 सबसे भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर प्लानिंग शुरू कर देता है। अब इस टाइम पर मसूद अजहर उस्मान और उमर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तला के बाद अब तुम दोनों को कश्मीर में जाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा और बदला लेना होगा। उस्मान और उमर, जो कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड इब्राहिम अतर का बेटा और मसूद अजहर का भतीजा था, अब ये दोनों इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस टाइम पर इन्होंने डिसीजन लिया कि उस्मान पहले बॉर्डर क्रॉस करेगा और
उसके बाद उमर जाएगा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। लेकिन ये जब भी बॉर्डर क्रॉस करते थे तो अमावस्या की रात को ही करते थे। 11 जनवरी 2018 को उस्मान हीरानगर सेक्टर से LOC क्रॉस करके कश्मीर पहुंच जाता है। कश्मीर में पहुंचते ही वो साउथ कश्मीर का कमांडर बन जाता है। उस्मान की एक खासियत थी, वो एक बहुत ही अच्छा स्पाइनर था। ये रात में मोबाइल की लाइट के आधार पर अपना टारगेट सेट करता था। और उस्मान के कश्मीर पहुंचने के बाद इंडियन फोर्सेस ने एक पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि जो ऑफिसर उस टाइम मोबाइल यूज कर रहे थे, गोली सिर्फ उन्हीं पर चलाई गई। उस्मान को आने के 3 महीने बाद 13 अप्रैल 2018 को मसूद अजहर उमर को भी भेज देता है। उमर जो ये नाम है इसको याद रखिएगा, जो इस पूरे पुलवामा हमले का मेन मास्टरमाइंड था। उस टाइम पर ये लोग डार्क कलर के कपड़े पहनकर बॉर्डर क्रॉस करते थे। उमर ने तो एक ग्रे केल्विन क्लाइन की टी-शर्ट पहनकर पाकिस्तान के सुखमल की तरफ से एक टनल को यूज करते हुए कश्मीर पहुंच गया। अब यहाँ पर आपका एक सवाल भी हो सकता है कि आखिर ये लोग इतनी आसानी से LOC क्रॉस करके कश्मीर कैसे पहुँच रहे थे? तो क्या इनको रोकने वाला कोई भी नहीं था? दरअसल होता क्या है दोस्तों, LOC का पूरा क्षेत्र जटिल और चुनौतियों से भरा हुआ है। जैसे मोहम्मद ने इस पार से उस पार जाने के लिए LOC के नीचे कई सुरंग बना रखी थी और ये सुरंग लगभग 3 मीटर चौड़ी और 25 मीटर गहरी होती थी। ऊपर से चाहे कितने भी फेसिंग और सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए जाए, लेकिन इन सुरंग के जरिए ये लोग आसानी से सीमा पार कर लेते थे। इन सुरंग को बनाने के दौरान बीच बीच में हल्का फुल्का सीमेंट का यूज किया जाता था ताकि वो दबे नहीं। एंट्री और एग्जिट गेट पर पेड़ लगा देते हैं, जिस कारण से इन सुरंग को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। कठुआ और संबा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरिया में जैसे मोहम्मद ने सबसे ज्यादा सुरंग बना रखी थी, जिन्हें रोकना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन गया था। लेकिन जब कभी इन सुरंग का पता चलता था तो इनके अंदर से पाकिस्तान के प्रोडक्ट भी मिलते थे। एक बार इन सुरंग के अंदर पाकिस्तान के गुजरान वाला की फैंटा की बोतल भी मिलती है, जिसे आतंकी इस्तेमाल करते हैं। इन सुरंग को यूज करके उमर भी कश्मीर के बैनुला में पहुंच जाता है। इन सुरंग का यूज करके उमर भी कश्मीर के बैनुला पहुंच जाता है। और जैसे ही उमर पहुंचता है, वहाँ पर एक OGW असक अहमद नवग्रह, जो पहले से एक ट्रक लेकर उमर का इंतजार कर रहा था और इस ट्रक में आटे की बोरियां भरी हुई थी ताकि उमर उन बोरियों के बीच छिप सके। वहाँ पर एक महाजन फ्लोर मिल थी जहाँ से इन आटे की बोरियों को भरवाया गया था और इस तरह से उमर और उस्मान दोनों कश्मीर पहुँचने में सफल हो जाते हैं। उस टाइम पर कश्मीर में अब्बास रैदर नाम का एक OGW एक्टिव था। उसका काम आतंकियों को सेफ हाउस अरेंज कराना था और इसके लिए उसका बहुत बड़ा नेटवर्क था। जैसे मोहम्मद जब भी POK से किसी आतंकवादी को भेजता था तो अब्बास ही उसका इंतजाम करता था। उनका रुकने का स्थान और समय समय पर सेफ हाउस बदलने का पूरा अरेंजमेंट अब्बास ही देखता था। उस्मान और उमर का अरेंजमेंट भी अब्बास ने किया था। उमर ने कुछ दिनों तक तो 2-3 सेफ हाउस बदले, लेकिन बाद में वो साकिर बसर नाम के एक कश्मीरी के घर को सेफ हाउस बनाकर वहीं रहने लग गया। उमर ने काफी समय तक एक ही सेफ हाउस में रुककर अपनी प्लानिंग बनाई और अपनी सभी एक्टिविटी और तैयारियों को करने के लिए वही इकट्ठा होते हैं। जब उमर सेफ हाउस बदल रहा था तो एक बार उसने पीर तारक अहमद नाम के आदमी के घर को सेफ हाउस बनाकर वहीं रहने लग जाता है। लेकिन नियम के अनुसार सेफ हाउस को हर थोड़े दिन में बदल लेना होता था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, उमर को पीर तारिक की बेटी इंसा से प्यार हो जाता है और इसी वजह से उमर यहाँ पर सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक रुकने लग जाता है। उमर ने इंसा को एक Redmi Note 5 Pro मोबाइल भी गिफ्ट में दिया था। उस टाइम पर जितने भी मोबाइल फोन खरीदे गए थे वो सभी बिलाल बदगाम के गुलशन मोबाइल शॉप से खरीदे गए थे। कुछ टाइम बाद इंसा को भी अपने मिस्र में मिला लेते हैं और ये उनकी उस टाइम की फोटो है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ आदिल ने भी जैसे मोहम्मद ज्वाइन कर लिया था एक बड़े हमले की प्लानिंग के साथ। जैसे मोहम्मद ने आदिल और उसके साथ 70 यंग कश्मीरियों को POK में ट्रेनिंग देने के लिए बुला लेता है। इन सभी की ट्रेनिंग बालाकोट और बहालपुर में की गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद 19 मार्च 2018 को आदिल और उसके 2 दोस्त अचानक से अपने घरों से गायब हो जाते हैं। तो उनके परिवार वाले उनको कई दिनों तक ढूंढते हैं, लेकिन जब उनका कहीं कुछ पता नहीं चलता तो पुलवामा जिले के काकापुरा पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। लगभग 10-15 दिन तक उनको हर कोई चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अप्रैल के पहले हफ्ते में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर अचानक से ट्रेंड करने लगती है। इस तस्वीर में आदिल AK-47 के साथ खड़ा हुआ था और ये तस्वीर देखकर हर कोई चौंक जाता है। इस तस्वीर के साथ ही आदिल अनाउंस करता है कि उसने जैसे मोहम्मद ज्वाइन कर लिया है और इसमें ये अपना कोड नेम भी बताता है, वकास कमांडो ऑफ कुंडीबाग। यह आदिल ने अपना कोड नेम बताया था। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई तो भारतीय सेना ने उसे इतना सीरियस नहीं लिया और आदिल को आतंकियों की C कैटेगरी की सूची में डाल देते हैं। A कैटेगरी के आतंकवादी बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, जबकि C कैटेगरी के आतंकवादी थोड़े कम खतरनाक होते हैं। लेकिन ये C कैटेगरी का आदिल इतना कुछ करेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आगे चलकर आदिल इतना बड़ा धमाका करने वाला था और इसके बाद एक और बड़ा धमाका करने की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद ये सब POK से वापस आ जाते हैं, जहां पर इनकी स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल गाजी इनको लीड कर रहा था। इस ट्रेनिंग के दौरान उनको एक कैटेगरी चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। ये कैटेगरी थी इस्तिसादी और दूसरी होती थी इंगमासी। ट्रेनिंग में 2 कैटेगरी होती थी, इस्तिसादी और इंगमासी।
इस शादी में सुसाइड बॉम्बर की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि इंग मासी में आत्मघाती फाइटर बनने की। आदिल इस शादी वाली कैटेगरी चुनता है और यहाँ से उसे लोडेड RDX के साथ गाड़ी चलाना और आत्मघाती हमले के लिए ट्रेंड किया जाता है। और इस ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल राशिद गाजी जो इनको लीड कर रहा था, इस दौरान आदिल का ट्रेनर उसे सबसे ज्यादा पसंद करता है। इसकी दो वजह थी। पहली, आदिल के अंदर भारतीय सेना के प्रति ज्यादा नफरत थी। दूसरी, वो अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे मोहम्मद की लीडरशिप जहाँ पर अटैक करने की प्लानिंग कर रही थी, आदिल वहीं का लोकल रहने वाला था और इस इलाके का चप्पा चप्पा जानता था वो। जब आदिल की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसे जम्मू संबा सेक्टर वाला जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके वापस कश्मीर आ जाता है। जम्मू संबा सेक्टर के बॉर्डर को पार करके आदिल और उसके साथी कश्मीर वापस आ जाते हैं और अब उस्मान, उमर और आदिल ये सभी लोग कश्मीर पहुंच चुके थे। अब इस टाइम पर हमला होने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। NIA की चार्जशीट में भी ये बात मेंशन की गई है कि बॉर्डर पार करने वाले ये लोग अपने बैग में मिलिट्री ग्रेड का RDX लेकर आ रहे थे, जो ओपन मार्केट में नहीं मिलता है। उमर जब आया था तो वो भी अपने साथ करीब 25 किलो RDX लेकर आया था। ये सारा नेटवर्क कश्मीर के अंदर अलग अलग लोकेशन पर फैला हुआ था, जिसे OGW चला रहे थे। ये सारी जानकारियाँ NIA के चार्जशीट में भी दर्ज है। अब बात आती है 30 अक्टूबर 2018 की। इस दिन उस्मान, जो एक स्पाइनर था और मोबाइल की लाइट देखकर अटैक करता था, उसे भारतीय सेना ने मार गिराया। उस्मान की मौत पुलवामा अटैक की योजना के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने इस हमले को और भी ज्यादा ट्रिगर कर दिया था। मसूद अजहर के दो सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर तला और उस्मान दोनों को ही मार दिया जाता है। लेकिन जैसे ही मसूद अजहर को ये जानकारी मिलती है तो वो बेहद गुस्से में आ गया और उस दिन उसने उमर को 3 मिनट 49 सेकंड का एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजता है। इस वॉइस नोट में उसने साफ कह दिया था कि अब इंतजार नहीं करना है, बदला जल्द से जल्द लेना होगा। इस वॉइस नोट के आधार पर इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया था किसास ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का मेन पर्पस था बदला लेना। मसूद अजहर उमर से बात करने के बाद अपने सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड मोहम्मद इस्माइल, जिसे लंबू भाई भी कहते थे, उसको भी कश्मीर भेज देता है और अब इस्माइल भी अपनी पीठ पर 11-12 किलो RDX लेकर कश्मीर पहुंच जाता है। मसूद अजहर BBID बेस्ट फिदाई हमला करने के लिए अप्रूवल ले लेता है। वैसे नॉर्मली कश्मीर में घुसने वाले मिलिटेंट्स को आमतौर पर छोटे छोटे अटैक करने के लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती थी, जैसे गोला फेंकना हो या किसी इंडियन एजेंसी के इन्फॉर्मर को मारना हो, तो इन सब को मारने के लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती थी। ये मिलिटेंट्स ऑन द स्पॉट छोटे हमले करने के लिए खुद डिसीजन ले सकते थे। लेकिन जब किसी बड़े कॉन्वॉय या मिलिट्री पर अटैक करने की योजना बनाई जाती थी तो जैसे मोहम्मद की लीडरशिप और पाकिस्तान की ISI से परमिशन लेनी पड़ती है। अब जैसे इस प्लान का अप्रूवल मिलता है तो कश्मीर में मौजूद सभी लोग BBID बेस्ट फिदाई हमला करने की प्लानिंग में लग जाते हैं और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आदिल डार को सिलेक्ट किया जाता है। अब इस हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेस और पैसे की भी जरूरत पड़ रही थी, तो मसूद अजहर ने एलर्ट बैंक और मिजान बैंक के 2 खातों में 10 लाख रुपए जमा करवा देता है, जो फिर हवाला के जरिए उमर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जांच के दौरान कुछ और लेन देन का भी खुलासा होता है, जिसमें एक चेकबुक और व्हाट्सएप चैट की कॉपी भी मिलती है और इन चैट्स के जरिए पैसे इधर उधर किए गए थे। यह उस व्हाट्सएप चैट की ओरिजिनल कॉपी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। योजना के अनुसार आदिल को एक कार का यूज करके भारतीय सेना के कॉन्वॉय पर BBID का अटैक करना था और अब इस हमले के लिए जरूरी सामान को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। क्योंकि हमला बड़ा करना था, इसलिए POK से धीरे धीरे RDX कश्मीर में अलग अलग जगह पर लेकर आ रहे थे। इस हमले के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं क्योंकि हमला बड़ा करना था। अब इस टाइम पर उमर अपने हैंडलर्स को बोल करके सारा सामान एक जगह इकट्ठा करवाना शुरू कर देता है। इसके साथ ही पुलवामा, कुम्मो, अवंतीपुरा और लेथपुरा से सीमेंट माइंस की जेलेटिन स्टिक्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ये स्टिक्स जो एक प्रकार से कमर्शियल एक्सप्लोसिव होती है, जो कि धमाकों के लिए काफी कामगार साबित होती है। लोकल OGW की हेल्प से 5 से 10 किलो की बैच में 500 जेलेटिन स्टिक्स स्मगल करके इकट्ठा कर लेते हैं और इन स्टिक्स पर सुपर पावर 90s लिखा हुआ था। इसके अलावा 30 किलो सिल्वर एल्युमिनियम पाउडर और एक बोइंग मशीन, 80 किलो अमोनियम नाइट्रेट और काकापुरा मार्केट से नीले रंग का एक प्लास्टिक का ड्रम और अमेजोन से अमोनिया भी मंगवा लेते हैं। और जब ये सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो अब यहाँ से इनका अगला काम ये डिसाइड करना था कि इसको असेंबल कहाँ किया जाएगा। तो उमर ज्यादातर साकिर के घर पर ही रहता था या फिर कभी कभी इंसा के घर पर जाता था। उमर बम बनाने के लिए साकिर के घर को मैन अड्डा बनाता है, क्योंकि साकिर के घर की छत पर एक स्टोर रूम था और वहीं पर ये लोग सारा सामान इकट्ठा करवाना शुरू कर देते हैं। साकिर जिसके छत पर ये सब कुछ हो रहा था, उसकी हाईवे पर एक फर्नीचर की दुकान थी, तो उमर ने साकिर को फर्नीचर की दुकान पर बैठा दिया और टास्क दिया जाता है कि हाईवे पर जितने भी आर्मी के कॉन्वॉय आएंगे जाएंगे, उनके हर मूवमेंट को नोटबुक में डेली रिकॉर्ड करना है और हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को आगे पहुँचाना है। यहाँ से ये साकिर के लिए एक डेली रूटीन बन गया था। साकिर रोजाना हर एक डिटेल को नोट करता और बीच बीच में अपने स्कूटर से आसपास के एरिया में जाता और वहाँ पर वीडियो बनाता और बहुत ही कम टाइम के अंदर साकिर ने हाईवे के हर मोमेंट को पहचानना सीख लिया था। अब तक उसे पता चल गया था कि ब्लू ट्रक, जिन पर खाकी ट्रैप पुलिस होती है,
और उनमें लगेज होता है और ऑफिसर व्हाइट जिप्सी में सफर करते हैं और ब्लू बस में सोल्जर्स ट्रेवल करते हैं। इसके साथ ही जब कोई कॉन्वॉय आने वाला होता है तो आरोपी की टीम पहले आती है। ये इन सभी डिटेल को एक एक करके उमर के पास भेजता था। ऐसे ही एक दिन 27 जनवरी 2019 को साकिर NH 44 की एक लोकेशन की वीडियो उमर के पास भेजता है और उमर को ये लोकेशन पसंद आ जाती है क्योंकि इसके आसपास खाली सर्विस लेन थी और बैरिकेडिंग भी बहुत कम थी। इसी वजह से किसी भी अनजान कार को हाईवे पर ले जाना बेहद आसान था। तो फिर इस लोकेशन को फिक्स कर दिया जाता है। जब कॉन्वॉय यहाँ से गुजरेगा तो हमला यहीं पर किया जाएगा। दूसरी तरफ जब ये लोग इन सब तैयारियों में लग रहे थे तब दूसरी तरफ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे थे। सबसे पहला इनपुट 2 जनवरी 2019 को आया था जिसमें बताया गया कि जैश ए मोहम्मद साउथ कश्मीर में किसास मिशन पर काम कर रहा है और ये जानकारी सेम डे जम्मू और कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास भेज दी गई थी, पर उस दिन कुछ भी एक्शन नहीं होता है। लेकिन फिर दूसरे दिन भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम इम्पेडिंग डेंजर रखा गया था और इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि सीआरपीएफ कैंप पर बड़ा हमला हो सकता है। फिर 4 दिन बाद एक और इनपुट आता है कि लोकल यूथ कुछ आईडी का यूज करके हमला करने वाले हैं। ऐसे फिर 18 जनवरी को भी इनपुट आता है कि 20 आतंकी अवंतीपुरा पहुंच गए हैं और हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी तरह फिर 21 जनवरी और फिर 24 जनवरी को और यहाँ तक कि जिस दिन हमला होने वाला था उसके एक दिन पहले भी इनपुट आया था। कुल मिलाकर 11 इनपुट रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया था कि कोई बड़ा हमला होने वाला है। आप स्क्रीन पर इसको पहुंच करके देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या लिखा था, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो पाया। अब इसके बाद ये सारा मटेरियल तो इकट्ठा कर लिए थे लेकिन हमले के लिए एक कार की जरूरत भी थी। तो जनवरी के लास्ट वीक में उमर सज्जाद नाम के एक OGW को टास्क देता है कि एक ऐसी कार खरीद कर लेकर आओ जिसमें 2 बड़े कंटेनर फिट हो सके। फिर उसके बाद सज्जाद ने 1,85,000 रुपए में 2011 मॉडल की PL ब्लू इको कार खरीद लेता है जिसका नंबर JK03C186 था। लेकिन अब सज्जाद क्या करता है, कार खरीदने के तुरंत बाद इसका चेसिस नंबर मिटा देता है। जहाँ पर ये सारा असेंबल होना था वो साकिर का घर था और ये कार वहीं पर ले जाकर खड़ी कर देता है। इसके बाद उमर को अपने एक सोर्स से पता चला कि 6 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का एक बड़ा कॉन्वॉय आने वाला है और ये जानकारी मिलने के बाद इन लोगों ने अपना पूरा प्रोसेस और तेज कर दिया। उमर जो अफगानिस्तान के संगेन में BBID बनाने की ट्रेनिंग पहले से ले चुका था और इस पूरे प्रोसेस को असेंबल उमर ही कर रहा था, बाकी लोग उसकी हेल्प कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने एक ब्लू कंटेनर और एक ऑरेंज कंटेनर में लेयर बाय लेयर अमोनियम नाइट्रेट, जेलेटिन स्टिक्स और अमोनिया पाउडर को कोट करके कंटेनर में ऐड करना शुरू कर दिया और कुल मिलाकर लगभग 200 किलो का एक्सप्लोसिव तैयार किया गया था। उसके बाद उसे तैयार करके 40 किलो ऑरेंज कंटेनर में और 160 किलो ब्लू कंटेनर में डालकर कार की मिडिल सीट पर फिट कर देते हैं और इसका मेन स्विच कार के स्टीयरिंग के पास सेट कर देते हैं। अब पूरी कार तैयार हो चुकी थी। अब ये लोग सीआरपीएफ के कॉन्वॉय का एग्जैक्ट डेट का इंतजार कर रहे थे ताकि जैसे ही पता चलेगा उस दिन करेंगे और इस दौरान इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई पछतावा नहीं था और साथ ही काम करते वक्त ये मस्ती मजाक भी करते थे। सिल्वर एल्युमिनियम पाउडर जो तैयार करते समय वो अपने बाल, मुंह और कपड़ों पर लगाकर फोटो वगैरह भी खींचते थे और ये उसके ओरिजिनल फोटो है। जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था तब ये आदिल को मेंटली रूप से तैयार कर रहे थे ताकि वो कहीं लास्ट टाइम में पीछे ना हट जाए। हालांकि अगर इस केस में आदिल बैकआउट कर भी जाता तो इन लोगों ने यवार अहमद नजर नाम का एक आदमी था उसको तैयार कर रखे थे। इस पूरे ट्रैक को इस तरह से तैयार किया गया था ताकि ये दिखाया जा सके कि कश्मीर का युवा भारत सरकार से परेशान होकर ऐसे काम कर रहा है और इन सब में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। इसी कारण से इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आदिल से एक वीडियो पहले ही बनवा लिया जाएगा जिसे हम हमले के बाद रिलीज कर देंगे। और इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए 27 जनवरी 2019 को उमर आदिल को इंसा के घर लेकर आता है। उमर आदिल को एक स्क्रिप्ट देता है और कहता है कि वीडियो बनानी है, तुम इस स्क्रिप्ट को पढ़ करके ऐसे कैसे बोल दो। इसके बाद आदिल को तैयार किया जाता है और उसको M4 राइफल पकड़ा दी जाती है और उसके पीछे जैश ए मोहम्मद का बैनर लगा दिया जाता है। इसके बाद वीडियो बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। ये वो इमेज है, इसकी पूरी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। लेकिन वीडियो बनाते समय एक प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि आदिल से वीडियो की स्क्रिप्ट बोली नहीं जा रही थी और काफी रीटेक होने के बाद भी जब आदिल नहीं बोल पाता है तो ये लोग क्या करते हैं, आदिल को वैसे ही कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं और वो सिर्फ लिपसिंग कर रहा था और वीडियो में वॉइस ओवर किसी और का लगा देते हैं, लेकिन शब्द किसी और के थे। ये सब कैमरे के सामने चल रहा था। सेम टाइम पर दूसरी तरफ सोल्जर्स अपनी छुट्टियों से लौटकर ट्रांजिट कैंप पे इकट्ठा हो रहे थे और ये कैंप उनके लिए अस्थायी होते हैं और इसके बाद जवान अपने अपनी पोस्टिंग पर जाने के लिए कॉन्वॉय का इंतजार करते हैं जम्मू ट्रांजिट कैंप में, जो कि जम्मू रेलवे स्टेशन के पीछे पड़ता है। छुट्टियों से लौटने वाले सीआरपीएफ के जवानों के लिए अस्थायी जगह थी। यहाँ छुट्टियों से वापस आकर जवान इकट्ठा हो रहे थे और फिर डिसाइड हुआ कि फरवरी के फर्स्ट वीक में उनके एक कॉन्वॉय को NH 44 के रास्ते से श्रीनगर भेज दिया जाएगा। ये ट्रांजिट कैंप था जहाँ पर सोल्जर इकट्ठे हो रहे थे और इस ट्रांजिट कैंप की कैपेसिटी 1000 सोल्जर्स की थी, लेकिन यहाँ पर जवानों को रोका हुआ था। इसके पीछे कई कारण थे। एक तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही थी कि कॉन्वॉय पर हमला हो सकता है, दूसरा इस टाइम पर कुछ सेंसिटिव डेट्स
डेट्स आ रही थी, जैसे 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जा रहा था, 9 और 11 को मकबूल भट्ट और अजमल गुरु की डेथ एनिवर्सरी आ रही थी। ये डेट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। इस दौरान हमला होने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि सोल्जर्स की संख्या जम्मू ट्रांजिट कैंप की कैपेसिटी को पार कर रही थी। इसलिए इनको रोककर ये तय किया जा रहा था कि कॉन्वॉय को किस तारीख को रवाना किया जाए। मल्टीपल मीटिंग्स होने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि 6 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को श्रीनगर भेज दिया जाएगा और ज्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही डेट डिसाइड होती है, उसके अगले दिन 4 फरवरी 2019 को स्नोफॉल शुरू हो जाती है और उसके अगले दिन 5 फरवरी को भी बर्फबारी लगातार चालू रहती है। लेकिन अब बारिश स्नोफॉल होने की वजह से NH-44 हाईवे ब्लॉक हो जाता है। इस दौरान 5 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के पेशावर में मसूद अजहर एक रैली करता है, जिसमें पुलवामा हमले की बात की गई थी और ये वही रास्ता था जिससे सीआरपीएफ का कॉन्वॉय गुजरने वाला था। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कॉन्वॉय को रोक दिया जाता है। जम्मू ट्रांजिट कैंप में सोल्जर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी। ऐसी सिचुएशन हो रही थी, तभी जम्मू और कश्मीर के उस टाइम के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आगे चलकर एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने भारत सरकार को कहा था कि जवानों को एयरलिफ्ट करा लेते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि सरकार इनकी सुनी नहीं। इसके बाद स्नोफॉल बंद हो जाती है। 13 फरवरी 2019 को नेशनल हाईवे 44 को साफ करवा दिया जाता है और डेट फिक्स कर दी जाती है और अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये डिसाइड किया जाता है कि 14 फरवरी को सीआरपीएफ का कॉन्वॉय जम्मू ट्रांजिट कैंप से रवाना होगा। जब ये सब हो जाता है तो सेम डे यही जानकारी 13 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ की यूनिट को भी दे दी जाती है, जिसमें बताया गया है कि अगले दिन सुबह 3:23 पर कॉन्वॉय को निकलना है। इस कॉन्वॉय में 78 बसें थी, जिसमें 2547 सीआरपीएफ के सोल्जर्स थे, जिनको NH-44 के जरिए 271 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना था। आमतौर पर जो कॉन्वॉय होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन लंबे इंतजार और बढ़ती भीड़ के कारण इस बड़े कॉन्वॉय को परमिशन मिल जाती है। इसके अगले दिन यानी 14 फरवरी 2019 की सुबह 3:30 बजे सीआरपीएफ की बसें और 15 ट्रक, ITBP की 2 बस, एक स्पेयर बस, रिकवरी वैन, एम्बुलेंस और सबसे पीछे इस कॉन्वॉय के हेड और असिस्टेंट कमांडेंट अपनी सफेद जिप्सी में रवाना होने के लिए तैयार हो रहे थे। इस कॉन्वॉय को निकलने से जस्ट पहले 2 बातें होती हैं। इस कॉन्वॉय की बस नंबर 5 जो ब्लू कलर की थी और जिसका नंबर था HR49FF0637, उसको हेड कांस्टेबल कृपाल सिंह चला रहे थे। आगे चलकर इसी बस पर अटैक होने वाला था। कृपाल सिंह अपनी बेटी की शादी के लिए पहले से ही छुट्टी के लिए अप्लाई कर रखे थे। कॉन्वॉय को चलने से पहले सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर गलती से स्नोफॉल शुरू हो गया तो हेड कांस्टेबल कृपाल सिंह अपनी बेटी की शादी को मिस ना कर दे। ऐसी कंडीशन को देखते हुए उनके साथी जयमाल सिंह ने खुद आगे आकर कहा कि आप अपनी बेटी की शादी का रिस्क मत लो, आपकी जगह बस मैं चला लेता हूँ। कृपाल सिंह के लिए बहुत बड़ी राहत की बात थी। इसके अलावा उसी बस नंबर 5 में अहमदनगर महाराष्ट्र के सीआरपीएफ कांस्टेबल थाका बेलकर भी थे। उनकी भी शादी 10 दिन बाद होने वाली थी, इसलिए इन्होंने भी छुट्टी के लिए पहले से अप्लाई कर रखे थे। कॉन्वॉय के रवाना होने से थोड़ी देर पहले उनकी छुट्टी अप्रूव हो जाती है। इस कारण से वो लास्ट टाइम में बस नंबर 5 से उतर जाते हैं। ये एक अनोखा सहयोग ही था कि आगे चलकर इन दोनों की जान बच जाती है इस बस पर होने वाले अटैक में। और अब सीआरपीएफ का कॉन्वॉय निकलने की तैयारी कर चुका था, बस कुछ ही देर में निकलना था। जब भी कॉन्वॉय निकलता है तो उसके निकलने से पहले नियमों के अनुसार एंटी सपोर्टा चेक्स किए जाते हैं, यानी कि जिस रूट पर काफिला निकलता है उसे चेक किया जाता है और ये काम रोड ओपनिंग पार्टी आरोपी के द्वारा किया जाता है। दरअसल इसमें होता क्या है, कॉन्वॉय के चलने से पहले इस रोड पर कुछ सोल्जर्स पहले भेजे जाते हैं। अब आगे आरोपी का काम होता है कॉन्वॉय के रूट को पूरी तरह से चेक करना और सुनिश्चित करना कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आरोपी पूरी तरह से रूट को सिक्योर कर देती है तब कॉन्वॉय को आगे बढ़ने की परमिशन मिलती है। इस स्पेशल कॉन्वॉय के लिए आरोपी की टीम ने NH-44 हाईवे के 10 किलोमीटर के हिस्से में 262 माइलस्टोन से 272 माइलस्टोन तक चेक करना था। तो आरोपी की टीम इस रूट को चेक करके 10 पॉइंट्स पर अपनी पोजीशन ले लेती है। इसमें एक पॉइंट था लाडू मोड़ के पास 272 माइलस्टोन पर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहनलाल और उनकी टीम को सुबह 7:15 पर डिप्लॉय कर दिया गया था, ताकि किसी भी प्रकार की सेंसिटिव एक्टिविटी होती है तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। अब इस टाइम पर इधर तो ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ उमर पूरी तरह से तैयार था और इंतजार कर रहा था कि कब सीआरपीएफ का कॉन्वॉय NH-44 पर आएगा। दूसरी तरफ साकिर बशीर जो NH-44 पर अपनी फर्नीचर की दुकान से रेकी कर रहा था, उसने देखा कि आरोपी का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। साकिर तुरंत समझ जाता है कि आज कॉन्वॉय आने वाला है और ये जानकारी मिलते ही साकिर ने उमर को वहीं से फोन करके बता दिया कि तुम तैयार हो जाओ। उमर और उसके सारे लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। इधर अब कॉन्वॉय निकलना शुरू करता है और थोड़ी देर बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को क्रॉस करके पीरा पहुंच जाता है। अब तक कोई परेशानी नहीं थी। इससे पहले पीरा के इस एरिया में ये वो जगह थी जहाँ पर कॉन्वॉय लंच के लिए रुकते थे, लेकिन इतने इंटेलिजेंस इनपुट आने के कारण इस एरिया को प्रोन एरिया मानते हुए लंच के लिए यहाँ रुकने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। लेकिन साल 2003 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसका जमकर विरोध करती है। जब ये कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा था तो इसके साथ साथ लोकल ट्रैफिक भी चल रहा था।
पहले कॉन्वे के टाइम पर लोकल ट्रैफिक को सुरक्षा कारणों से परमिशन नहीं दी जाती थी, लेकिन साल 2003 में जम्मू कश्मीर सरकार इसका जमकर विरोध करती है, क्योंकि कॉन्वे की वजह से पूरी सड़क का ट्रैफिक जाम हो जाता था। फिर कुछ टाइम बाद इस नियम को बदल दिया जाता है। अब इस टाइम पर कॉन्वे के साथ साथ लोकल ट्रैफिक भी चल रहा था। उस टाइम हमारे जवानों की जान से भी ज्यादा महत्व दिया गया था कि लोकल लोग ट्रैफिक की वजह से कहीं लेट ना हो जाए, और ये उस टाइम की जम्मू कश्मीर सरकार के कारनामे हैं। इसके बाद कॉन्वे 2.2 हाईवे से लेफ्ट मुड़कर सिक्योर तरीके से कांजीगुड़ा ट्रांजिट कैंप पहुंच जाता है। यहाँ तक सब नॉर्मल था, अभी तक कोई परेशान नहीं थी। कांजीगुड़ ट्रांजिट कैंप पहुंचने के बाद जिन सीआरपीएफ के जवानों की पोस्टिंग अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान के एरिया में थी, वो सोल्जर वहीं पर उतर जाते हैं। अब इसके बाद बाकी का जो कॉन्वे था, उसके बाद उनको आगे जाना था, लेकिन जिस रास्ते से उनको जाना था वो बहुत ही सेंसिटिव और खतरनाक एरिया था। ये एरिया हमेशा से ही आतंकवाद का मेन सेंटर रहा है। इतिहास उठाकर देख लो, कॉन्वे पर सबसे ज्यादा हमला इसी एरिया में हुए थे। ऐसे हालात को ध्यान में रखते हुए एक नियम बनाया गया था कि जब भी कॉन्वे इस एरिया से निकलेगा तो केवल सेमी बुलेट प्रूफ बसों का यूज होगा, इसके बिना कॉन्वे यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन इस टाइम पर प्रॉब्लम ये थी कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए मौजूद सेमी बुलेट प्रूफ बसें मात्र 15 ही थी और सोल्जर्स की संख्या काफी ज्यादा थी। ऐसी सिचुएशन में ऑफिसर मजबूर थे कि वो नॉर्मल बसों को आगे चलने की परमिशन देनी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए ऐसा करना जरूरी था। लेकिन अब होता गया, बस नंबर 5 जो बुलेट प्रूफ नहीं थी, कांजीगुड़ ट्रांजिट कैंप से निकलने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही कॉन्वे चलने लगता है तो बस नंबर 5 में बैठे सीआरपीएफ के कांस्टेबल सुरेंद्र यादव को पीछे से उनके दोस्त आवाज मारने लगते हैं। दरअसल वो लोग इनको अपने पास बुला रहे थे। दोस्तों की आवाज सुनकर सुरेंद्र परेशान हो जाते हैं और बस से उतरकर उनके पास चले जाते हैं, लेकिन इनको इस टाइम पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे चलकर क्या होने वाला है और उनकी जान बचने वाली है। अब कुछ ऐसा होने वाला था जिससे इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था, और इस बस में बैठे सोल्जर्स इस बात से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि कुछ पलों के बाद बस नंबर 5 तबाह होने वाली थी। सुरेंद्र यादव को उतरने के बाद बस में 39 सोल्जर बचे थे और अब 2:42 पर कॉन्वे कांजीगुड़ ट्रांजिट कैंप से निकल जाता है और बस के अंदर सब लोग नॉर्मल थे। कोई गाने सुन रहा था, एक सोल्जर्स वीडियो कॉल पर बिजी थे और कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे, और सेम टाइम पर आरोपी की टीम अपनी योजना के अनुसार अलग अलग पॉइंट से सपोर्ट कर रही थी, और ये टीम हाईवे पर दोनों साइडों में अलर्ट पर खड़ी थी और अब कॉन्वे लगातार आगे बढ़ रहा था। अब दूसरी तरफ उमर ने आदिल को साकिर के साथ वाली कार में बैठाकर भेज देता है, लेकिन कार थोड़ी दूर चली थी कि हाजीबल ब्रिज आ जाता है। यहाँ पर साकिर आदिल से गले मिलता है और आदिल अपनी घर आदिल को साकिर के साथ वाली कार में बैठाकर भेज देता है। अब कार थोड़ी दूर चलती है और हाजीबल ब्रिज पर पहुंच जाती है। यहाँ पर साकिर और आदिल दोनों गले मिलते हैं और आदिल अपनी घड़ी उतारकर साकिर को देता है निशानी के तौर पर, जब मैं मर जाऊंगा तो ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। और फिर इसके बाद आदिल हाजीबल ब्रिज से कार लेकर अकेला ही ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाता है हमला करने के लिए। अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है वो पूरा एरिया जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसमें ये पूरा नेशनल हाईवे 44 है जो जम्मू से श्रीनगर की ओर जाता है, और इसी हाईवे पर सीआरपीएफ का कॉन्वे चल रहा था। हाईवे के साइड में एक और रोड है जो नेशनल हाईवे 44 में कनेक्ट होती है और इसको लाडू मोड़ के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट पर एएसआई मोहनलाल अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसके अलावा ये दूसरी रोड हाजीबल ब्रिज की ओर से आ रही थी। आदिल इसी ब्रिज से आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि दूसरी ओर सीआरपीएफ का कॉन्वे नेशनल हाईवे 44 पर आगे बढ़ रहा था। तब यहाँ से जब आदिल इस रोड से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही आदिल आगे बढ़ता है तो सामने पुलिस बैरिकेडिंग दिखाई देती है। इस कारण से आदिल यहीं से यूटर्न लेकर लाडू मोड़ से NH 44 की तरफ निकल जाता है, लेकिन जब तक आदिल वहां पहुंचता है तब तक सीआरपीएफ की 1-2 बस वहां से पहले ही निकल चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एएसआई मोहनलाल लाडू मोड़ वाले पॉइंट पर मौजूद रहकर पहले से ही निगरानी कर रहे थे, तो अचानक उनकी एक कार पर नजर जाती है। इस कार को देखकर वो चौकन्ना हो जाते हैं और एक बात नोटिस करते हैं कि ये कार जो आदिल चला रहा था ये सामान्य रूप से तेज स्पीड में आगे बढ़ रही थी। मोहनलाल ने गौर किया कि कार कॉन्वे के बीच में घुसने की कोशिश कर रही है। कार चलाने का तरीका और उसकी स्पीड को देखकर मोहनलाल सावधान हो जाते हैं, तो एएसआई मोहनलाल को इस कार पर 2:50 पर शक हो जाता है और सेम टाइम पर कार को देखने के तुरंत बाद वायरलेस और सीआरपीएफ की वॉकी टॉकी पर एक कोडेड मैसेज 44 फ्लैश होने लगता है जो एक हाई अलर्ट सिग्नल देता है। इतना सब देखने के बाद सब चौकन्ने हो जाते हैं। एएसआई मोहनलाल तुरंत सीटी बजाकर इस कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदिल इस कार को रोकने की बजाय इसकी स्पीड और तेज कर देता है। एएसआई मोहनलाल कार का पीछा करते हुए उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और जैसे ही फायरिंग शुरू होती है तो आदिल की कार 3 बसों को छोड़कर बस नंबर 5 में जाकर टक्कर मार देती है। इसके बाद वो कार को लेफ्ट राइट करने लगता है और 3:15 पर ये कार 272 माइलस्टोन पर पहुंच जाती है। अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की पंपोर तहसील के लेथपुरा गांव के पास जाकर ये बस को टक्कर मारकर ब्लास्ट कर देता है
और ये अटैक इतना बड़ा था कि बस नंबर 5 पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके आगे पीछे की बसें पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं और जब धमाका हुआ तो धमाके की आवाज करीबन 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। 500-600 मीटर दूर तक बस के टुकड़े और सोल्जर्स के बॉडी पार्ट जाकर गिरे थे। अब इससे और ज्यादा मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। बस की फोटो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंदर बैठे सोल्जर्स के साथ क्या हुआ होगा। इस हमले में 39 सीआरपीएफ के जवान और एक एएसआई मोहनलाल जो कार का पीछा कर रहे थे, कुल 40 सोल्जर शहीद हो गए। इसके अलावा 20 से ज्यादा जवान घायल हो जाते हैं। ये कोई नॉर्मल घटना नहीं थी, बल्कि ये बहुत बड़ा हमला था। अब जैसे ही पुलवामा में ये सब होता है तो रेस्क्यू टीम, काउंटर टेररिज्म, सीआरपीएफ, चंडीगढ़ और दिल्ली से सीएफएसएल की टीमें तुरंत लोकेशन पर पहुंच जाती हैं। लेकिन क्राइम सीन पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका था। सब चारों तरफ बिखरा हुआ था। हर चीज छोटे छोटे टुकड़ों में बदल चुकी थी। एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये समझना था कि ये सब कैसे हुआ और किसने अंजाम दिया। लेकिन सर्च ऑपरेशन चालू होने के बाद सीएफएसएल की टीम अपनी जांच शुरू करती है तो इस दौरान उनको एक छोटा सा सुराग मिलता है। उनको एक कार का क्रैंकशाफ्ट मिलता है। इसके तुरंत बाद इन्होंने मारुति कंपनी की एक्सपर्ट टीम जो टेक्निकल सर्वे करती है उसको तुरंत क्राइम सीन पर बुला लेते हैं और उनको ये मालूम करना था कि ये क्रैंकशाफ्ट किस कार का है और उस कार को मारुति कंपनी ने किसको बेचा था। इसके साथ ही सेम टाइम पर लैब में भी जांच पड़ताल चल रही थी। वहाँ से जो रिपोर्ट सामने आई उससे पता चल गया था कि क्राइम सीन पर इस्तेमाल किया गया मटेरियल किस प्रकार का यूज किया गया था। अब इस टाइम पर आकर सभी कड़ी एक एक करके एक दूसरे से जुड़ने लग गई थी और पूरी तस्वीर साफ हो गई थी और सब कुछ सामने आ गया था। और फिर 14 फरवरी 2019 को सेम डे 4:30 पर जैश ए मोहम्मद के स्पोक पर्सन ने श्रीनगर में एक न्यूज एजेंसी थी ग्लोबल न्यूज सर्विस के नाम से, उनको व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजता है और ये वही वीडियो थी जिसमें आदिल दिखाई दे रहा था। अब जैसे ही न्यूज एजेंसी इस वीडियो को लाइव करती है तो ये वीडियो तेजी से वायरल होने लग गया और जल्दी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी पहुंच जाती है। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वीडियो को देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ये तो आदिल है, क्योंकि इससे पहले भी इसको कई बार अरेस्ट किया जा चुका था और इसको सी कैटेगरी की लिस्ट में डाल रखा था। जब इसकी रिपोर्ट निकलवाई गई तो पता चला कि ये बॉर्डर पार करके पीओके भी गया था और वहाँ पर इसने ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी। इसके बारे में जब जानकारी सामने आई इसमें ये भी शामिल था कि ये लोग कितना मटेरियल लेके कश्मीर आए थे। इस पूरे केस की जांच को मणिपुर कैडर के आईपीएस राकेश पलवाल लीड कर रहे थे। वो आदिल वाली वीडियो को कई बार चलाकर देखते हैं, लेकिन जब इस वीडियो को बार बार देखते हैं ये तो इनको इस वीडियो पर डाउट हो जाता है कि इस वीडियो में वॉइस ओवर किसी और का किया हुआ है, क्योंकि वीडियो सिंक नहीं हो रही थी और इसी की वजह से इनको डाउट हो रहा था कहीं ऐसा तो नहीं हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया हो और सिर्फ कश्मीर के आदिल से वीडियो बनवा ली गई हो ताकि ये दिखाया जा सके कि हमला कश्मीरी यूथ ने किया है। और इस डाउट को क्लियर करने के लिए सेम डे 14 फरवरी 2019 को इस वीडियो को अमेरिका की FBI में भेज दिया जाता है और FBI ने भी इस मामले में काफी हेल्प की थी और खुलासा किया कि जिस व्हाट्सएप अकाउंट से आदिल का वीडियो भेजा गया था वो एक कश्मीर की लेडी है जमीला, उसकी ID पर सिम लिया हुआ है। इसके साथ साथ FBI ने ये भी बताया कि इस वीडियो में वॉइस ओवर किसी और ने किया है। ये जानकारी इस केस को समझने में काफी हेल्प की थी। जब भारतीय एजेंसियां जमीला को ढूंढने पहुंची तो पता चला कि वो तो ऑलरेडी मर चुकी है। इस बीच FBI ने व्हाट्सएप अकाउंट को जो यूज कर रहा था उसकी लोकेशन ट्रैक की तो पता चला कि ये लोकेशन LOC के उस पार मुजफ्फराबाद की निकली। इसके साथ ही ये भी पता चला कि पुलवामा हमले की प्लानिंग करने वाले लोग इस व्हाट्सएप अकाउंट के संपर्क में थे और यहीं से पहली बार एक ऑफिशियल प्रूफ मिला था कि इस घटना के पीछे साजिश करता पाकिस्तान है। और अब जैसे ही पाकिस्तान का नाम सामने आया तो भारत ने तुरंत एक्शन लिया, जिसमें पाकिस्तान के एक्टर, सिंगर सबको बैन कर दिया जाता है और भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना भी बंद कर दिया। G7 देशों की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और भारत के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने भी अपने अपने हिसाब से अपना अपना ब्रह्मास्त्र यूज किया और इन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी बीच जो जांच आगे बढ़ रही थी तो मारुति कंपनी क्रैंकशाफ्ट की रिपोर्ट भी भेज देती है और रिपोर्ट में बताया गया कि चेचिस नंबर को कई जगह से मिटा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग इंजन का नंबर पता कर लेते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये वही कार है जिसका इस्तेमाल इस हमले में किया गया था। इस कार को 7 बार खरीदा और बेचा गया था। भारतीय एजेंसियों ने इसके खरीदार को अरेस्ट करना शुरू कर दिया और जब एजेंसियों ने एक के बाद एक पूरी चैन को अरेस्ट किया तब जाकर पता चला कि इस कार को दानिश राशिद ने सज्जाद मकबूल भट्ट के जरिए बेची थी और दानिश ने इस डील में 15,000 रुपए का कमीशन लिया था। और अब जैसे ही सज्जाद का नाम सामने आया तो एजेंसियां उसे अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंचती है तो पता चला कि वो पहले से ही गायब था। इसने भी बुरहानवाणी की तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रखा था। सज्जाद ने AK-47 के साथ सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट कर रखी थी और अब ये POK की तरफ भाग चुका था। अब सज्जाद का कहीं पता नहीं चलता है
तो एक बार जांच फिर से रुक जाती है। और अब ये वही टाइम था जब पूरे भारत में बहुत ज्यादा गुस्सा था। एजेंसियों के पास टाइम बहुत कम था, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेने से काम नहीं चलता, उसके लिए सॉलिड प्रूफ भी इकट्ठा करना जरूरी होते हैं। अब इसके बाद एनआईए के ऑफिसर राकेश बलवाल ने सोचा कि क्यों ना जिस जगह ये घटना हुई थी उसके आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू करना चाहिए, शायद वहाँ से कुछ अहम सुराग मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो इलाका काफी सेंसिटिव था और यहाँ पर जब भी सर्च ऑपरेशन किए जाते थे तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी। लेकिन अब राकेश बलवाल दिल्ली से स्पेशल परमिशन लेते हैं और इसके बाद 20 जनवरी 2019 को 100 एनआईए के ऑफिसर और 400 सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। और ये ऑपरेशन उस जगह से महज 250 मीटर आगे झेलम नदी के पास इनको बर्फ के अंदर एक कार की चाबी मिलती है। उस कार की चाबी पर लिखा हुआ था 1026 और उससे थोड़ी दूर पर कुछ हड्डी के टुकड़े मिलते हैं। अब इसके बाद राकेश बलवाल ने इन हड्डी के टुकड़ों को आदिल के पिता के डीएनए से मैच करवाया जाता है और उनके डीएनए से ये मैच हो जाता है, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि ये हमला आदिल ने किया है। जिस कार का इस्तेमाल किया गया था उसकी डिटेल पहले सामने आ चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसमें कौन सा मास्टरमाइंड शामिल था इसका पता लगाना अभी बाकी था। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इसमें आरडीएक्स कहां से आया। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो खेतों में मिल जाएगी या फिर कहीं और आम जगह मिल जाएगी। किसी लोकल कश्मीरी ने इसे लिया और कार उड़ा दी, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस हमले के पीछे पाकिस्तान के कौन कौन लोग शामिल थे उनको ढूंढना एजेंसियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था। उमर जिसने ये सब किया था वो अपनी लोकेशन चेंज करके वो भी गायब हो जाता है। इधर जब सर्च ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वहीं सेम टाइम पर एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर बालाकोट के खैबर पख्तून एरिया में, जहाँ पर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी कैंप चल रहे थे, वहाँ पर स्ट्राइक कर देते हैं। और ये कार्रवाई पुलवामा हमले के जवाब में की गई थी। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। इसमें एक आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के कॉन्वेय पर हमला किया, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को और भी मजबूत कर दिया था। अब होता क्या है, कश्मीर में भारतीय फोर्सेस एक के बाद एक जैसे मोहम्मद के हैंडलर्स का एनकाउंटर कर रही थी। इसी बीच 18 जून 2019 को वो इको कार जिसने अरेंज कराई थी सज्जाद भट्ट, वो भी मिल जाता है। सज्जाद को मरहमा बीजहारा एरिया में एनकाउंटर के दौरान मार दिया जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पहले से ही पता है, इस पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड था वो उमर था और ये अभी तक बचा हुआ था। उमर किस तरह से मारा गया ये भी अपने आप में एक बड़ा सहयोग था। दरअसल हुआ क्या था, उमर पहले से ही पुलिस के लिए एक सिरदर्द बन चुका था। वो हमले से पहले कई बार पुलिस वालों को धमकियां देता था रैंडम नंबर से। उमर ने एक बार बहुत पहले एक दिन उसने पुलवामा के एक पुलिस ऑफिसर के पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजता है। उस मैसेज में एक पिस्तौल का इमोजी था और नीचे लिखा हुआ था, हाय जानू, मैं तुझे तेरे घर आकर मार दूंगा। ये मैसेज भेजने के बाद ये नंबर स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने इसको हल्के में नहीं लिया। उसने क्या किया, उस नंबर को अपने फोन में हाय जानू के नाम से सेव कर लिया और साइबर सेल में ट्रैकिंग पर लगवा दिया। अब साइबर सेल ने इस नंबर को ट्रैकिंग पर लगा तो दिया था, लेकिन उमर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये हरकत आगे चलकर उसी के लिए भारी पड़ने वाली है। क्योंकि जब ये हमला हो गया था तो उसके बाद उमर को अर्जेंट बात करने के लिए एक नंबर की जरूरत थी। उमर ने क्या किया, हमले के बाद 27 मार्च 2019 को उसने वही हाई जानू वाला नंबर फिर से चालू कर लिया। और अब जैसे ही नंबर चालू होता है तो साइबर सेल के मॉनिटरिंग सिस्टम में हाई जानू का मैसेज रिफ्लेक्ट होने लगता है और साइबर सेल ने इसकी तुरंत लोकेशन ट्रैक की और उमर की लोकेशन सूत्सु कलान नौगाम के साउथ वेस्ट में बटगाम की तरफ डिटेक्ट होती है। और फिर इस जानकारी के बेसिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस उस लोकेशन पर जाकर उमर को मार देती हैं। और ये पुलवामा हमले का मेन मास्टरमाइंड था। लेकिन इंडियन फोर्सेस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने गलती से पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को मार दिया है। क्योंकि उमर, जिसे इंडियन रिकॉर्ड्स में इंद्रेश भाई के नाम से जानते थे, उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए फेक आईडी कार्ड बनवा रखा था इसी नाम से। जब उसका एनकाउंटर हुआ तो उसके पास से M4 राइफल, एक आईफोन और एक सैमसंग नोट S9 प्लस रिकवर होता है। लेकिन एनकाउंटर से पहले उमर दोनों फोनों को तोड़ देता है और उनका डेटा डिलीट कर देता है। और इसी वजह से पुलिस ने इस एनकाउंटर को उतना सीरियस लिया नहीं। उनका ध्यान अभी भी पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को ढूंढने में लगा हुआ था। उमर के पास जो टूटे हुए मोबाइल फोन मिले थे उनको जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस स्टेशन में ले जाकर बस यूं ही रख दिया जाता है, बिना किसी जांच पड़ताल के। और इस दौरान भारतीय एजेंसियां अभी भी उस आदमी को ढूंढ रही थी जो ऑलरेडी मारा जा चुका था। कई महीनों तक लगातार कोशिश करने के बाद जब कोई सुराग नहीं मिलता है तो थक हार कर जुलाई 2019 में एनआईए के हेड राकेश बलवाल कहते हैं कि ऐसे तो कुछ हाथ लगने वाला है नहीं, पुराने केस फिर से खोलते हैं, शायद उनमें से कुछ लीड मिल जाए। इसके बाद सारे पुराने केसों को फिर से खोलने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इसी दौरान राकेश बलवाल
बलवाल का ध्यान हाईजान वाले केस पर जाता है। उन्होंने सोचा कि ये मामला कोई नॉर्मल नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा कि इंद्रेश भाई नाम का ये शख्स शायद कोई बड़ी मछली हो सकता है। राकेश बलवाल का ये मानना इसलिए भी था क्योंकि उमर के एनकाउंटर के दौरान उसके पास से एक M4 राइफल रिकवर हुई थी और ये राइफल आमतौर पर जैश मोहम्मद की लीडरशिप इस्तेमाल करती है, जबकि बाकी मेंबर आमतौर पर AK-47 यूज करते हैं। इसके अलावा उमर एडिडास की टी शर्ट जैसे महंगे कपड़े पहनता था, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो सकता। इस केस को फिर से रीओपन किया जाता है तो उमर के एनकाउंटर के समय बरामद किए गए फोन पर भी ध्यान दिया जाता है। राकेश बलवाल ने इन फोन को एनालिस करने के लिए भारत की टॉप कंप्यूटर फोरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सर्ट को भेज देते हैं और सर्ट की टीम इन पर काफी मेहनत करती है। सर्ट की टीम कई दिनों तक मेहनत करके फोन की एक एक डिटेल को निकाल लेती है। इस प्रोसेस के दौरान उनके हाथ एक बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया था, बल्कि उमर ने एनकाउंटर से पहले अपने मोबाइल का सारा डेटा डिलीट कर दिया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, नया मोबाइल क्लाउड से पुराने मोबाइल का डेटा फेच कर लेता है। इस केस में भी यही हुआ। सर्टिन की टीम को साल 2014 से लेकर अब तक का 100 GB से ज्यादा डेटा मिल जाता है और इस डेटा में पुलवामा हमले की प्लानिंग से जुड़े 16 घंटे के वॉइस नोट और टेक्स्ट मैसेज सब मिल जाते हैं और जो इन लोगों ने रेकी वगैरह की थी। अब जैसे ही सर्टिन की टीम को उमर के फोन से मिली जानकारी का एनालिसिस पूरा होता है तो उन्होंने लोकेशन, वीडियो और इम्पोर्टेंट डेटा जैसे रिवील होता है तो NIA की टीम अगले 14 घंटे तक इस पूरे डेटा को एनालाइज करती है। इस डेटा से पता चला कि इंद्रिस भाई कोई और नहीं बल्कि पुलवामा हमले का मैन मास्टरमाइंड था और ये मसूद अजहर का भतीजा था और कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड का बेटा था उमर, और इसी ने पुलवामा हमले की प्लानिंग बनाई थी और आदिल से इसी ने अंजाम दिलवाया था। इस डेटा में पाकिस्तान का उसका ID कार्ड, चेकबुक की फोटोकॉपी और हमले में इस्तेमाल हुए RDX की भी जानकारी शामिल थी। इस डेटा में ये भी पता चला कि RDX किस रास्ते से लाया गया था और इस हमले का पूरा तालमेल किस तरह से हुआ था। इस हमले के दौरान उमर के पास 100 से ज्यादा कॉल्स भी आई थी। जब NIA ने ट्रेस किया तो ये नंबर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में यूज हो रहे थे। इन कॉल्स में से कुछ नंबर वही थे जो हमले से पहले भी यूज किए गए थे। NIA को एक वॉइस नोट भी मिलता है जिसमें हमले के दौरान उमर को कोई कोऑर्डिनेट कर रहा था और इस वॉइस नोट में मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय करके हमले का वीडियो बनाने के लिए बोल रहा था। NIA को लगा कि पाकिस्तान के रो चीफ असगर चाचा की आवाज हो सकती है तो NIA ने इस वॉइस नोट सैंपल को, जो ओपन सोर्स में अवेलेबल थी, रो चाचा के वॉइस सैंपल से मैच करवाया गया तो एग्जैक्ट मैच हो जाता है और ये एक बहुत बड़ा सबूत बना कि इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। इसके साथ ही इस मोबाइल के अंदर उमर, जो इस हमले का मास्टरमाइंड था, उसकी कश्मीर में उमर और इंसा की कई इंटीमेट फोटो मोबाइल के अंदर मिलती है। इन तस्वीरों में सिल्वर वगैरह चेहरे पर लगाकर फोटो भी खिंचवाते थे। इसके अलावा एक और फोटो मिलती है जिसमें वो कार जिसका हमले में यूज किया गया था वो एक घर के सामने खड़ी हुई थी। ये घर साकिर बशीर का था जो कौसर कॉलोनी बहालपुर में था और अब NIA की टीम इस सुराग के आधार पर 7 दिसंबर 2019 को साकिर बशीर को अरेस्ट कर लेती है और मोबाइल में उमर और इंसा की बहुत सारी फोटो मिल जाती हैं। इसके बाद NIA की टीम इंसा के घर पहुंचती है तो इंसा के घर पर NIA को एक रेड और ब्लैक कलर की लकड़ी की अलमारी मिलती है और ये वही अलमारी थी जो आदिल की वीडियो में जैसे मोहम्मद के बैनर के नीचे दिखाई दे रही थी। NIA ने 3 मार्च 2020 को इंसा और उसके पिता पीर तारिक शाह को भी अरेस्ट कर लेती है। इसी तरह 19 साल के ओवैस उल इस्लाम, जो नीट की तैयारी कर रहा था और अमेजोन से हमले के लिए सामान मंगवा कर दिया था, उसे भी 7 मार्च 2020 को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा मोहम्मद अब्बास, जिसका सेफ हाउस का एक बड़ा नेटवर्क था, उसको भी अरेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा गुलशन मोबाइल शॉप से बिलाल कुच्चे को भी पकड़ लिया जाता है, ये जो आदिल के साथ मिलकर काम करता था और POK भी गया था। ऐसे करके जितने भी लोग शामिल थे कश्मीर में, इन सभी सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इनसे एक एक जानकारी उगलवाना शुरू की गई तो शुरू में इंसा उमर को अपना भाई बोल रही थी और किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट के लिए इनकार कर रही थी, लेकिन NIA ने जब उसे फोटो और वॉइस नोट दिखाए तो इंसा को सारी बातें एक्सेप्ट करनी पड़ी और एक एक करके सारे राज खोल दिए। साकिर, जो इन सबसे ज्यादा टफ साबित हो रहा था, शुरुआत में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन कुछ समय के बाद राकेश बलवाल साकिर को उमर और इंसा की इंटीमेट फोटो दिखा देते हैं। इसके बाद साकिर को सारी बातें एक्सेप्ट करनी पड़ी और वो एक एक जानकारी NIA को बता देता है। साकिर, जो इन सबसे ज्यादा टफ साबित हो रहा था, शुरुआत में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद राकेश बलवाल साकिर को उमर और इंसा की इंटीमेट फोटो दिखा देते हैं। इसके बाद साकिर को सारी बातें एक्सेप्ट करनी पड़ी। ये देखकर साकिर बेहद शॉक्ड हो गया क्योंकि वो उमर को एक अच्छा इंसान मानता था। उमर शादीशुदा था और इस खुलासे के बाद साकिर इतना हार्ट हो जाता है कि कुछ टाइम बाद उसने NIA को सारी प्लानिंग के बारे में बता देता है और फिर इसके बाद 25 अगस्त 2020 को NIA की टीम इस पूरे केस को डिकोड करती है और 13,800 पन्नों की चार्जशीट NIA कोर्ट में फाइल करती है और पूरे कश्मीर में क्रैकडाउन होता है और इस हमले में जितने भी लोग शामिल थे उन सभी को सजा मिलती है। आप पुलवामा हमले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।
धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।